तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम आप लोगों के लिए आपके सोशल स्टडीज क्लास 8 बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। उसका फर्स्ट चैप्टर लेके आए, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज। तो अब ये चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। चलिए जानते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि एंडिंग तक ये वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जनरल टॉपिक है ये। तो पहला जो टॉपिक है इसमें कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। तो मटेरियल्स, सम मटेरियल्स, सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, जो नेचर से मिलता है और वैल्यूएबल फॉर ह्यूमंस। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल है भाई, सब्सटेंस है जो नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। अब एक बात ऐसा है कि उसका फॉर्म कैसा भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, लाइफ के फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन लाइफ नॉन लिविंग भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं विच एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट, बट वो ह्यूमन मेड नहीं होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल मतलब क्या हो गया, नेचर से मिलने वाला भाई, है ना। दिस एलिमेंट्स बिकम रिसोर्स, ये एलिमेंट्स रिसोर्स बनता कब है, जब सस्टेनेंस के लिए, ह्यूमन के सस्टेनेंस के लिए हम उसको यूज कर पाए, या फिर कुछ नया चीजें बनाने के लिए ताकि वो ह्यूमन उसको यूज कर पाए वो चीजों को, तब वो ऐसे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, रिसोर्स बनेंगे। सो एलिमेंट्स बिकम रिसोर्स। एलिमेंट रिसोर्स बनेगा कब, जब उसका इस्तेमाल ह्यूमन के सस्टेनेंस के लिए हो, उसका इस्तेमाल ह्यूमन कुछ दूसरा चीज बनाने के लिए करे जो ह्यूमन यूज कर सके, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रिसोर्स कहलाएंगे। फॉर एन एंटिटी टू बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, कोई भी एंटिटी को रिसोर्स बोलने के लिए द एंटिटी शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। हम कोई ना कोई पद्धति से उसको निकाल सके, है ना। अब पेट्रोलियम है, हम टेक्नोलॉजिकली निकाल सकते हैं, दैट्स वाई पेट्रोलियम इज व्हाट, रिसोर्स। अब इकोनॉमिकली फीसिबल, सो ऐसा रिसोर्स। अब देखो, मैं यहां पे गड्ढा खोदूं पेट्रोल निकालने के लिए, अगर 10 लीटर निकल भी गया, गड्ढा खोदने का पैसा उससे ज्यादा चला जाएगा, तो इट इज नॉट टेक्निकली फीसिबल, सॉरी इकोनॉमिकली फीसिबल। सो क्या होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। तो जहां पे अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, वहां निकालना बहुत इजी है ना। एक बार हमने सिस्टम डाल दिया, बार बार निकल रहा है, तो इकोनॉमिकली फीजिबल है। कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब, देखो, कोई एक आदमी के लिए एक चीज रिसोर्स हो सकती है, दूसरे आदमी के लिए शायद ना हो। कैसे कि अब हम, कोई लोग मीट खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते। जो लोग मीट खाते हैं उसके लिए तो वो मीट रिसोर्स हो सकता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते उनके लिए वो मीट रिसोर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो ये बात ध्यान में रखना है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, है ना। उनके कल्चर में वो मीट खाना नहीं है, सो दैट इज नॉट रिसोर्स फॉर देम। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, कोई भी एंटिटी को रिसोर्स कब कंसिडर किया जाएगा,
जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी ऐसे एंटिटी को हम क्या बोल पाएंगे? रिसोर्स बोल पाएंगे। एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्स, एयर इज अ रिसोर्स, सॉइल इज अ रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल, ओर्स, टिम्बो, लकड़ी, ये सब क्या है? रिसोर्स है ना। ये सब इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमंस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कितने हम लोग ये हैं शेलफिश हैं, वो सोचो, सबका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Categories of natural resources, and natural resources is categorized into two types, that is based on their use, एक तो based on their use and दूसरा जो है renewable and non renewable। तो दो कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्स को बांटा गया है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी था दैट इज बेस्ड ऑन देयर यूज, तो उसमें तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? रिसोर्स असेंशियल फॉर लाइफ। ऐसा रिसोर्स जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत असेंशियल है, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल। ये तो देख के पता चल जाता है। अगर ये होगा नहीं होगा तो हम क्या जी पाएंगे क्या? So these are the fundamental for life on earth। ये सब लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सब फंडामेंटल चीजें हैं, एयर, वाटर, सॉइल। इसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, है ना। और ये हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम थोड़े भगवान। सेकेंड वन, रिसोर्स फॉर मटेरियल। अब देखो, लकड़ी से अलग अलग सोफा बना लेते तुम, लकड़ी से सोने के लिए पलंग बना लेते हो, तो दैट इज रिसोर्स फॉर मटेरियल। ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, रिसोर्स फॉर मटेरियल। सो मार्बल घर में टाइलिंग करने के लिए, रिसोर्स फॉर मटेरियल। सो दिस इज व्हाट रिसोर्स फॉर मटेरियल, तो यूज इन फिजिकल टू यूटिलिटी और ब्यूटीफाई। तो एग्जाम्पल इज व्हाट? वुड, कोल एंड गोल्ड, एक्सेट्रा। थर्ड वन देखते हैं, दैट इज रिसोर्स फॉर एनर्जी। रिसोर्स फॉर एनर्जी, सो एनर्जी के लिए अब मुझे ये बताइएगा जरा कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं? तो हाँ, करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज करते हैं। सो कोल इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर एनर्जी। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं? तो वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर एनर्जी। देन पेट्रोलियम भी हम यूज करते हैं एंड व्हीकल में यूज करते हैं ताकि एनर्जी जनरेट कर सके। जनरेटर में भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो आप पेट्रोलियम। नेचुरल गैस, सनलाइट, दिस ऑल आर एनर्जी ड्रिवन। तो एनर्जी इससे हम निकालते हैं। नेचुरल गैस से देखो खाना पकाने के लिए हीट एनर्जी निकालते हैं। सनलाइट से हम सनलाइट यूज करते हैं एंड बहुत सारा आजकल सोलर पैनल लगा दिए हमने, उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं हम लोग। विंड, टाइडल एनर्जी है ना, विंड से मिलती है टाइडल एनर्जी। सो दीज आर द रिसोर्सेज फॉर एनर्जी एंड दीज आर द बेसिकली three types थे based on use, that is resource for resources which are essential for life. First one based on their use, second one is resource for material and the third one is resource for energy। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। लेकिन वो रिन्यूएबल कब होगा, नॉन रिन्यूएबल को हम रिन्यूएबल कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे नेचर्स प्रिंसिपल। सो नेचर्स दो प्रिंसिपल है, दैट इज रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्टोरेशन? अरे रिस्टोर करना सीधा सीधा बात है, रिस्टोर करना, रिस्टोरेशन। रीजनरेशन मतलब अब देखो रीजनरेट हो जाना, है ना। तो दो काम है नेचर का, दैट इज रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। रिस्टोरेशन क्या होता है ये आपको पता ही चल गया होगा।
अब देखो, कुछ पेड़ हमने जंगल से काटे, 10 साल बाद देखे जाके वापस से वहां पे जंगल में पेड़ वापस से उग गए थे। अब पूरा का पूरा जंगल काट लिया था ऐसा नहीं हुआ है ना? तो दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, कुछ पेड़ काट के लेके आए, कुछ टिम्बर उसका यूज किया हमने, कुछ लकड़ी उसका यूज किया, तो हम जाके देख रहे थे लकड़ी वापस से हो गई। तो रिटर्निंग समथिंग टू द ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर डिग्रेडेशन, दैट इज स्किन हीलिंग, फॉरेस्ट रिकवरिंग फ्रॉम वाइल्ड फायर। अब देखो, वाइल्ड फायर, आग लग जाती है कभी कभी फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट जल गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से आप आके देखोगे तो वापस से फॉरेस्ट हरा भरा हो गया है। सो दैट इज व्हाट रिस्टोरेशन, regeneration, nature's ability to create new life and condition for thriving, planting trees to restore ecosystem को रिस्टोर करने के लिए, नेचुरल साइकिल को रिस्टोर करने के लिए, है ना, रीजनरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, हम देखते हैं कुछ मर गया तो वो डिकम्पोज होता है मट्टी में, और वो मट्टी को न्यू ग्रोथ के लिए और अच्छा फर्टाइल बना देता है ना, एनरिचेस सॉइल फॉर द न्यू ग्रोथ। तो दैट इज रीजनरेशन। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फॉरेस्ट का दो काम, दैट इज सॉरी नेचर का दो काम, दैट इज रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। सो आप ये ध्यान में रखिएगा कि नेचर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। दैट इज हमारा, हम लोग जो भगवान को पूछते हैं, दैट इज नेचर, एंड नेचर का काम क्या है, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। लेकिन हाँ, एक हद तक अब हम बोलेंगे कि हम पूरा फॉरेस्ट ही काटे तो क्या रीजनरेशन रिस्टोरेशन है। अब देखो रिन्यूएबल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नाम से ही पता चल जाता है कि रिन्यूएट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो बात ध्यान रखिएगा। तो रिसोर्सेस लाइक विंड, विंड, उसके बाद में सनलाइट, दिस ऑल आर व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो देयर आर, ये जो हमने पढ़ा कि नेचर माता का दो कृपा है, दैट इज दो कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रीजनरेशन एंड रिस्टोरेशन। सो रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम इन फॉर रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसको ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दैट इज रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। अब एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्लोइंग वाटर, timber from forest, these are the examples for renewable resources. अब condition for renewable कब होगा, what are the conditions? तो condition ऐसा हो कि भैया हम पूरा का पूरा, अगर मुझे देखना है कि फॉरेस्ट वापस से आए, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड ट्रीज काटे हैं फिर छोड़ दिए, तो कुछ सालों के बाद वापस गया तो वही वापस से उसके जगह पे ट्रीज आ चुके थे, रिस्टोर हो गया। अगर उसी दौरान मैंने पूरा का पूरा जंगल को सफा चट करके और सिटी बना दिया तो वापस से रीजनरेट होता क्या? वो नहीं होता। तो ये बात समझने वाली है। तो कंडीशन शुड बी देयर फॉर रिन्यूएबिलिटी। तो द नेचर रिदम ऑफ रिस्टोरेशन, द नेचर रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो जो रीजनरेशन रिस्टोरेशन का रिदम है नेचर भगवान का, नेचर माता का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, ज़्यादा ओवर हार्वेस्टिंग मतलब ज़्यादा ज़्यादा कट कर दो ट्रीज को लकड़ी के लिए, और डिस्टर्बिंग नेचर साइकिल डिप्लीट्स दीज रिसोर्सेस। तो नेचर साइकिल डिस्टर्ब कर दो, नेचर ये टिम्बर को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर लो, ओवर हार्वेस्टिंग कर दो, तो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
Human actions like fossil fuel driven industries and deforestation चाहे वो सिविलाइजेशन की वजह से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, चाहे वो सिटीज बनाने के लिए हो, डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो देगा ना, दैट इज रिन्यूएबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है, नेचर साइकिल को डिस्टर्ब करता है, इट डिस्टर्ब्स नेचर साइकिल एंड इसकी वजह से देर आर मेनी इश्यूज। अब पहला तो ये है कि जब हम फॉरेस्ट काट देंगे तो अभी हम देख रहे हैं और जूझ भी रहे हैं कि हमारा जो धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। तो वो क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो उसका जो थिकनेस है वो कम होते जा रहा है एंड दैट्स वाई वो, तो ये वन ऑफ द इम्पैक्ट है फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रीज की वजह से हम ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। पोल्यूशन जब क्रिएट करते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीट्स होता है, ओजोन लेयर मतलब पतला पतला होता जाता है और उसकी वजह से राइज इन टेम्परेचर नज़र आया है हमें कुछ सालों में। अपने यहाँ पे टेम्परेचर, धरती का जो टेम्परेचर बढ़ गया है। अब उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे ये सारे, तो जो पीने का पानी जो पेरिनियल रिवर में आता है तो दैट विल लीड टू व्हाट, वाटर स्कैरसिटी, है ना। तो इट विल लीड टू वाटर सिक्योरिटी। तो वाटर जो सिक्योरिटी बना पड़ा है ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, बड़े बड़े ग्लेशियर्स की वजह से वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो ओवर फिशिंग लाइक टूना, like with tuna, it is an example for commercialization disturbing ecosystem balance। ये टूना का इतना इन लोग ने मतलब इतना कमर्शलाइजेशन की वजह से इतना पकड़ लिया टूना को कि उसने इकोसिस्टम बैलेंस खराब कर दिया है। टूना महंगा मिलता है भाई, टूना फिश जो है वो महंगा मिलता है, तो उसको ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग कर लिए इन लोग, उसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस खराब हुआ उनका। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स, वो अब हमने डायरेक्टली रिवर्स में इंडस्ट्री के जो वेस्ट हैं वो डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, उससे क्या होगा, अब बहुत सारे टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल्स डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिवर्स में डिस्चार्ज हो गया। अब उससे क्या होगा, रिवर का जो वाटर है वो पॉइजनस हो जाएगा। अब उसमें जो लिविंग फिशेस हैं या कोई भी लिविंग चीज़ है जो उसमें रहता है, वो सबका लाइफ जो है ना वो, है ना, सो इट विल नॉट सपोर्ट द लाइफ इन दैट वाटर। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स कैन डिस्टर्ब nature cycle, making water poisonous and unable to support life. Ecosystem functions and services, natural process that benefit humans. Ecosystem functions and services, nature process that benefit humans. क्या है इसका मतलब, trees producing oxygen। अब इकोसिस्टम हमेशा हमको बेनिफिट ही करता है, तो नेचुरल प्रोसेस हमेशा बेनिफिट करता है। तो जितना ज़्यादा ट्रीज लगाओगे उतना ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा बोला गया कि नहीं बोला गया। तो ट्रीज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, फॉरेस्ट फिल्टरिंग वाटर, प्रिवेंटिंग इरोजन। अगर जड़ जो रहता है वो मट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, नहीं तो जैसे बाढ़ आएगा ना पूरा मट्टी बाहर। तो इसलिए बहुत इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज, नेचुरल प्रोसेस दैट बेनिफिट ह्यूमंस इज ट्री प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, फॉरेस्ट फिल्टरिंग वाटर, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड देन प्रोवाइडिंग हैबिटेट, है ना। तो चलिए ये रहा रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, मतलब चीजें। तो टिपिकली इतना जो पढ़ा हमने,
from sources that are naturally replenished, replenished such as sunlight, मतलब वापस से बन जाए, नेचुरली जो ठीक हो जाए. So such as sunlight, wind, water and biomass plants. ठीक है, इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. तो रिन्यूएबल रिसोर्स अगर कोई पूछे तुमसे तो आप टिपिकली क्या बोलोगे? सो naturally replenished such as sources, typically from sources that are naturally replenished such as sunlight, wind, water and biomass. अब renewable energy resources includes solar power. Renewable energy sources included solar power, wind power, hydroelectricity, bioenergy and geothermal energy. So these are the energies जो renewable energy से, ये renewable resource से renewable energy मिल रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की तरफ. सो अगेन, अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या क्या है? तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो हम चंद टाइम में, चंद सालों में नहीं बनते, मिलियंस ऑफ टाइम लग जाते हैं वो वापस से बनने के लिए. दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ऐसा नहीं बनता नहीं है, बनता है, लेकिन मिलियन ऑफ टाइम्स लगता है बनने के लिए. अब आप लोगों को पता होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉसिल फ्यूल्स, है ना. सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड at a rate at which we consume them. जितना हम उसको यूज करते हैं, अब जितना कोल हम यूज करते हैं वो रेट से, जितना रेट से हम कोल यूज कर रहे हैं वो रेट से हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बना नहीं सकते वापस से. तो इसको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगेगा वापस से होने के लिए. So created over long periods and cannot be replenished at the rate at which we consume them. ठीक है. एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, कोल एग्जाम्पल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड. इंडियाज कोल रिजर्व्स फॉर इंस्टेंस आर एस्टिमेटेड. जो कोल रिजर्व्स है इंडिया का, वो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगला 50 सालों तक टिकेगा. उसके बाद में क्या? तो जितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जितना हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो हम इसकी वजह से हम कोल्स यूज कर करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो जितना कोल यूज कर रहे हैं वो उसके हिसाब से तो अगला 50 साल ही चलेगा और 50 सालों के बाद खत्म. तो क्या करें? तो इसलिए judicious use is necessary until sustainable alternate becomes widely available. तो एक कुंचित यूज करना, एक सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, जब तक कोई और अल्टरनेटिव नहीं आता, है ना. जब तक कोई और अल्टरनेटिव हम रिसोर्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ लेते जब तक, तब तक इसका सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नॉन रिन्यूएबल में भी. ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में, non-renewable resources, non-renewable resources includes coal, oil, natural gas, minerals such as uranium and precious metals such as copper. ये सब क्या है? non-renewable resource है. Non-renewable resources contribute to environment issues like air pollution,
अब इसका यूज इसका इस्तेमाल की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये तो सबको पता है एयर पोल्यूशन होता है इससे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। अब जो जंगल में रहने वाले लिविंग थिंग्स हैं उनको जंगल काट के अगर हटा दिया जाए तो उनका हैबिटेट तो खराब होगा ना। तो जब भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, उसका इस्तेमाल की बात करते हैं, तो इससे लिंक्ड हमेशा पॉल्यूशन रहेगा, इससे लिंक्ड हमेशा डिजास्टर ऑफ हैबिटेट होगा, इससे लिंक्ड हमेशा चेंज इन द क्लाइमेट होगा। ठीक है, आगे। So distribution of natural resources and its implication. Natural resources का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अभी हमारे यहाँ आयरन ओर मिलता है, पेट्रोलियम कुछ बॉम्बे हाई में एक दो जगह है, क्या हर एक जगह जैसे अरब देश में ऑयल ही ऑयल निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है क्या? नहीं निकलता है। मतलब क्या है, natural resources are unevenly distributed globally within the countries. कोई हर एक कंट्री में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कहीं कुछ नहीं मिलता, कोई कोई कंट्री में कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है ना। सो नेचुरल रिसोर्सेस आर अनइवनली, तो मैं लिखूंगा नेचुरल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली विद इन द कंट्रीज, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली विद इन द कंट्रीज। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन सेटलमेंट। उसके वजह से देखो, जहां रिसोर्सेज ज्यादा होगा वहां सेटलमेंट ज्यादा होंगे, सीधा सीधा बात है, कामकाज ज्यादा मिलेगा, है ना। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसेस, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली ह्यूमन वहीं ज़्यादा सेटल होगा जहां पे रिसोर्सेज ज़्यादा है। ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो आया ना, ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट, आप हमेशा अक्सर देख रहे हो कि इसके पीछे, ये रिसोर्स के पीछे कितनी मारामारी चल रही है अरब देशों में, है ना। उनके पास ज्यादा रिसोर्स है इसलिए ज्यादा मारामारी चल रही है उधर। अब अमेरिका आके इधर मार देता है, उधर मार देता है, बहाना कुछ और बोलता है। वो क्या है, रिसोर्स का फाइट ही भाई। अब यूक्रेन को है, यूक्रेन को उकसाता है रशिया के खिलाफ, तो लॉजिक वही है ना। ये मारामारी किस चीज के लिए, रिसोर्स के लिए ही है। ठीक है। सो दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन सेटलमेंट। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है उसके वजह से वो किसके ऊपर असर डालता है, ह्यूमन सेटलमेंट पे असर डालता है, ट्रेड पैटर्न पे असर डालता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे असर डालता है एंड कॉन्फ्लिक्ट करवाता है। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर रिसोर्सेस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर रिसोर्सेस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी रिसोर्स है, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो झारखंड में टाटा पावर हाउस है ना, टाटा का, आप टाटा स्टील्स हैं, तो उधर आयरन ओर मिलता है, उधर कोल मिलता है। तो आपको ये बात पता होगी कि ये सब चीज़ें की वजह से उधर स्टील का फैक्ट्री है टाटा का, और इसलिए उधर सेटलमेंट ज़्यादा है। जहाँ इंडस्ट्री लगता कहाँ पे, जहाँ पे रिसोर्सेस हैं। तो इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द रिसोर्सेस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लीडिंग द ग्रोथ ऑफ टाउनशिप एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली
इंडस्ट्री लगा कहाँ पे? जहाँ पे रिसोर्स है, रिसोर्स की वजह से फिर इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री की वजह से क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या होगा? उधर लोग आके बसेंगे और काम करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे, उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, अच्छा और भी है। सो हाउएवर दिस बेनिफिट कैन कम विथ कॉस्ट, including displacement of people and threats to sacred of places। अब इसका मतलब क्या है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी हुई, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी हुई, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, लाइफ खाना पीना अच्छा खा रहे हो, तो क्वालिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन तुमने क्या गंवाया? तो दिस बेनिफिट कम्स विथ कॉस्ट। दिस बेनिफिट कम विथ कॉस्ट, इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट। आप अपने गांव से शहर की तरफ गए, किसी और जगह पे गए, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड थ्रेट्स टू सेक्रेड प्लेसेस, ठीक है। रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन affects national and international trade। ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्स है तो देखो, ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब ऑब्वियसली हम आयरन ओर निकालते हैं तो आयरन ओर के ऊपर सबकी नज़र रहती है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो जिसको आयरन ओर की ज़रूरत है, उनको सबकी नज़र होती रहेगी। तो उसकी वजह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो उससे आपकी रिलेशंस भी आप ट्रेड कर पाते हो। सीधा सीधा बात है कि हाँ, आपके पास रिसोर्स है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो नेशनल ट्रेड करो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड करो आप। तो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली अक्रॉस political boundaries, state or countries can lead to tension। तो sharing natural resources especially across political boundaries। अब कावेरी रिवर का डिस्प्यूट तुमको पता होगा इंडिया में, तो शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, डिस्प्यूट पैदा होता है। तो वो ना होना चाहिए भाई, सब लोग आप यूज़ कर सको, ओके। और इंडिया में रह के क्या हम लोग सब भाई भाई है यार, क्या झगड़ा करना है ना? तो पानी के ऊपर हक सबका है। शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट और कंट्रीज कैन लीड टू टेंशन। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस कैन लीड टू टेंशन, हाँ ऑब्वियसली। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस बिटवीन द टू स्टेट्स बोलो या बिटवीन द टू कंट्रीज बोलो, दैट ऑलवेज लीड टू, उसके से क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं। और इंडिया में कहाँ पे हो रहे हैं वो बताए गए हैं। कहाँ पे हो रहे भाई? कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता होगा, साउथ में, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि a natural resource is curse। curse means एक अभिशाप। तो the natural resource as a curse, तो ये एक अभिशाप क्यों है और कहाँ पे ये अभिशाप है भाई? क्या हर एक जगह ये अभिशाप है क्या? तो नहीं, कहीं कहीं पे है। तो वो क्यों है वो भी देखा जाए। तो having a natural resource is a curse। Having abundant natural resource does not guarantee economic prosperity for some resource rich regions। तो बहुत सारे रिसोर्सेस रिच रीजन्स हैं, लेकिन क्या उतना इकोनॉमिक प्रॉस्पर है क्या उन लोग? नहीं है। क्यों नहीं है?
एक एग्जाम्पल ले लो, पहले बिहार जो हुआ करता था वो कॉम्बिनेशन ऑफ झारखंड एंड बिहार, आज का जो बिहार है और झारखंड जो है वो पूरा मिला के बिहार था पहले वो। तो क्या प्रॉस्परस स्टेट था क्या हमारा वो? एक नॉर्मल लॉजिक समझो, प्रॉस्परस क्यों नहीं था जबकि उसके पास आयरन ओर है, उसके पास कोल ओर है, सब कुछ है, फिर प्रॉस्परस क्यों नहीं था वो? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सो अब देखो, एक तो वो हो गया, यू नो दैट वेनेजुएला इज अ कंट्री विथ विथ अबंडेंट ऑफ पेट्रोलियम, है ना, बहुत सारा पेट्रोलियम है उसके पास, लेकिन फिर भी वो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। व्हाट इज द रीजन? भैया उसको तो एकदम पैसे वाला होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब देखो तो इसलिए इसको अब एक अभिशाप माना गया है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह के लिए अभिशाप है, कुछ जगहों के लिए अभिशाप बन के रह गए। अब देखते कैसे क्यों हो रहा है सब। तो having abundant natural resources does not guarantee the economic prosperity. Some resource rich regions may experience lower economic growth. A phenomenon is known as natural resource curse, natural resource curse or paradox of plenty। बहुत ज़्यादा है ना। सो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी या फिर नेचुरल रिसोर्स कर्स, ये फिनोमिनन को बोला जाता है। This occurs when economies fails, ये क्यों होता है? जब economies fails to develop industries that convert resource into higher valuable products। अब ये होता क्यों है भाई? कि जहां पे रिसोर्स है, अब देखो वेनेजुएला का बात है, ऑयल फील्ड है, लेकिन तुम ऑयल उसमें से निकाल ही ना सको, बेच ही ना सको, और निकाल भी लो तो उसको अलग अलग चीज़ों में वैल्यूएबल, हायर वैल्यूएबल में कन्वर्ट ही ना कर पाओ। अब पेट्रोल, हम लोग ने क्रूड ऑयल निकाल लिया, क्रूड ऑयल खाली क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अगर उससे हम वो नहीं बना पाए, वैल्यूएबल चीज़ें नहीं बना पाए, तो फिर क्या फ़ायदा है? तब हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना? तो वही बात हो जाती है कि ये होता क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक्स फेल्स टू डेवलप इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रिसोर्सेस इनटू हायर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेस को अगर हम हायर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? इंडिया हैज लार्जली अवॉइडेड दिस कर्स। इंडिया हैज लार्जली अवॉइडेड दिस कर्स। इंडिया ने ये कर्स को अवॉइड किया है इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि इंडिया ने हेवी इंडस्ट्रीज लगाई हुई है। आपको बता दूं कि टाटा स्टील जैसे कि जमशेदपुर में लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? स्टील बनाता है, तो आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करता है ना? आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करता है, तो वो करता क्या है? वो ऐसा इंडस्ट्री है विच कन्वर्ट रिसोर्सेस इनटू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। समझ में? तो इंडिया इज मोस्टली अवॉइडेड दिस कर्स टू मीट growing needs. Balancing resource extraction with sustainability, crucial, and human knowledge, good governance and strategic planning are the key ensuring lasting benefits for natural resources। ठीक है, गुड गवर्नेंस, नहीं तो गवर्नेंस ठीक नहीं रहेगी तो नाइजीरिया से बन जाएंगे हम लोग। सब लूटते रहते आके, है ना? नाइजीरिया से लोगों को सोमालियन लोग क्या करते हैं, है ना? ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, दैट इज नोन एज स्टेवर्डशिप। ठीक है, स्टेवर्डशिप। Sustaining life on earth requires respecting nature,
sustaining life on earth requires respecting nature and using resource in a way that allows to restore and regeneration of renewables and judicious use of non-renewable. Sustaining life on earth requires लाइफ को लाइफ अर्थ पे बने रहे, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि भैया रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन होता चला जाए ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उसके रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन होता चला जाए। जब वो होता रहेगा तो लाइफ सस्टेन कर पाएगी, अदरवाइज लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। अर्थ के हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन करेगा क्या? दूषित पानी होगा तो लाइफ सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ध्यान में रखो रीजनरेशन एंड रिस्टोरेशन होता रहे रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो लाइफ बना पड़ा रहेगा। एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसका जुडिशियल यूज करना, बहुत जुडिशियस यूज करना, सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि लाइफ बना पड़ा रहे। Irresponsible treatment of resources has led to pollution. जो irresponsible treatment resources का हम अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे pollution होगा, बायोडाइवर्सिटी खराब होगी एंड क्लाइमेट चेंज होगा। अब अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है? राइज इन द टेम्परेचर, पोल्यूशन की वजह से राइज इन द टेम्परेचर, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से जैसे हमने छोड़ दिया था पानी तो उसके अंदर लाइफ सर्कल खराब हो गया रिवर का, तो बहुत सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी उसकी वजह से खराब हो गई है ना। तो हो सकता है इससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाए तो और उससे लाइफ अर्थ पे लाइफ मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब पंजाब में देखा रहेगा तुम लोग ने, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंपिंग सेट लगा लगा के पानी को खींच खींच के केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके बहुत सारा खेत बना दिया गया है। लेकिन ठीक है, उस टाइम बहुत ज़रूरत था हमको। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन एक्सीड्स replenishment rate leading to depletion and unavailability. So बहुत ज़्यादा जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाटर पानी का खींच खींच के इस्तेमाल करते हैं, तो रिप्लेनिश्ड रेट से ज़्यादा हम खींच लेते हैं। मतलब जितना अंदर गया नहीं उससे ज़्यादा तुमने निकाल लिया पानी को, तो निकालने का रेट तुम्हारा ज़्यादा था, है ना। सो पानी को निकालने का रेट ज़्यादा था फॉर इरिगेशन, है ना। सो ग्राउंड वाटर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इस पंजाब। रेमेडीज क्या है? सो रेमेडीज ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, पानी के अंदर पानी ऐसे इकट्ठा करके जमीन में डलवाया जाए तो बारिश होता है तो पानी सीधा सीधा अंदर जाए। फिर उसके बाद में आप पॉन्ड्स बनाओ, टैंक्स बनाओ, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टफुल कंजप्शंस एंड वाटर रीयूज का फैसिलिटी बनाओ कि वापस से आप वाटर को रीयूज कर पाओ। तो ये बात आप लोगों को देखनी पड़ेगी। दिस इज द रेमेडीज। रेमेडीज ध्यान में रहेगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको पॉन्ड्स खोदने पड़ेंगे, आपको टैंकर्स बनाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टफुल जो कंजम्पशन था वो कम करना पड़ेगा, मतलब वाटर जो वेस्ट कर रहे थे वो कम करना पड़ेगा, और उसके बाद में वाटर का रीयूज करना पड़ेगा। अभी आजकल बड़े बड़े सोसाइटी में वाटर का रीयूज होता है, प्लांट्स लगाए हुए हैं वैसे। ठीक है, वाटर को साफ करके वही पानी को दोबारा यूज किया जाता है। ठीक है, पंजाब केस स्टडी।
The green revolution led to increase water intensive crop. Green revolution has led to increase water intensive crop, जैसे कि मैंने बताया था, and over pumping of water, ground water, causing level to drop, chemical contamination. अभी ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे, है ना। और फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, जब हम वो यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर भी खराब होता है, एक्सप्लॉइट होता है ना। सो एक तो ओवर पंपिंग भी करते थे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे, और ऑब्वियसली केमिकल उसके अंदर डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते तो ख़राब हो जाता है पानी, ठीक है। अब तो सैलिनेशन बढ़ जाएगा उसका, और क्या होगा, है ना। अब पता ही ये बात कि केमिकल फर्टिलाइजर से पानी जो हम पंप करके पानी निकाल रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो पानी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो केमिकल कंटामिनेशन हो रहा है। अब सॉइल डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से सॉइल क्या होता है, डिग्रेड होता है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जब यूज करते हो आप तो सॉइल डिग्रेड होता है। सो दैट इज व्हाट सॉइल डिग्रेडेशन। द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमको लगता है ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा खेती होगी, और खेती खराब होगी तुम्हारी, है ना, उसका सॉइल खराब हो जाता है, तो सॉइल डिग्रेड हो जाता है। So improper use of chemical fertilizer and pesticides has degraded soil. Then traditional practices. पहले जो प्रैक्टिस करते थे, we use natural fertilizers, cow dung, देखा है ना, गोबर यूज करते थे, गोबर फेंका रहता था खेतों में। मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग, एंड एक ही जगह पे दो चीज़ें उगाते थे, तो मल्टी क्रॉपिंग करते थे ताकि उसका नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन वो सब चलता रहे, अलग अलग चीज़ें। और एंड प्रॉपर प्लोइंग मेथड्स, मतलब वो जो खेती का जोताई करते थे, जोताई बोताई बोआई वो सब प्रॉपर करते थे। होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, तो जो जहाँ पे उगता था वही उगाते थे, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करते थे कि हाँ थेथराई वाला काम कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके कमर्शियल क्रॉपिंग कर लेंगे, तो वो नहीं करते थे। पहले क्या करते थे, जो जहाँ पे उगता था वहीं उगाते थे और उनका काम चल जाता था, ठीक है। तो पहले क्या क्या यूज करते थे, काऊ डंग एज एन फर्टिलाइजर, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे। मल्चिंग, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में मल्चिंग, देन मल्टी क्रॉपिंग एंड प्रॉपर प्लोइंग मेथड्स फॉर होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट। अब आगे देखते हैं रिस्टोरेशन, एंड आगे का ही पार्ट रिस्टोरेशन का। सो आप देखोगे तो सिक्किम केस स्टडी जब देखा गया है तो उसमें ना उन लोग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू की है, 100% और ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो सिक्किम सक्सेसफुली transitioned into 100% organic farming, leading to the increase in the biodiversity, tourism and farmer incomes. So ये सिक्किम ने सक्सेसफुली 100% अचीव किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते उन लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% उन लोग ने अचीव किया है। उसके वजह से टूरिज्म बढ़ गया है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ गया है, उनका फार्मर्स का इनकम बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, तो पैसे वाले हो रहे हैं उधर के लोग, सिक्किम के ये सिक्किम के जो फार्मर्स हैं। देन सीमेंट प्रोडक्शन, ये क्या करता है, अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री that release dust affecting health, plant yield and causing soil and water pollution. ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट प्रोडक्शन की वजह से क्या क्या होता है, हेल्थ अफेक्ट करता है, अपना जो खेती पैदावार है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद में कॉजिंग सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी सीमेंट प्रोडक्शन की वजह से ही होता है। सो एक्चुअली सीमेंट प्रोडक्शन से क्या होता है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दैट रिलीज डस्ट रिलीज करता है, उसकी वजह से हेल्थ खराब होती है, सबकी प्लांट की यील्डिंग खराब होगी, मतलब पैदावार खराब होगा। देन सॉइल एंड causing soil and this water pollution.
देन सोल्यूशन क्या है इसका? तो फिर तो जो गाइडलाइंस है फॉलो करो, गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो मिनिमाइजिंग दैट पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेट मटेरियल्स लाइक मड, स्टोन, प्लांट बेस्ड, रिसाइकल प्लास्टिक। आजकल तो नया नया वो देखो, आजकल 3D ये आ गया है घर बनाने वाला, देखा रहेगा 3D होम्स, आजकल मशीन आ गया है, मशीन से घर बन जाती है। तो वहाँ पे कुछ बैंगलोर में एक बना हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो वो आजकल ऑल्टरनेट आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आ चुका है, बट हम लोग को क्या सीमेंट वाला बहुत मजबूत है ना। हाँ, एंशंट इंडियन botanical science promoting sustainable agriculture through specific plant recommendation for soil type, so seed treatment, irrigation technique and natural pest management। ठीक है, ये सब विचार वेदा में कुछ दिया हुआ है, कुछ इतना नहीं, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। रिन्यूएबल देखा, अभी हमने नॉन रिन्यूएबल देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स। इट इज क्रूशियल टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, it is crucial to use non-renewable resource carefully to ensure the last till more sustainable alternative are found। तो इसमें क्या है, इसको सही इस्तेमाल करना। इट इज क्रूशियल टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जब तक कि अल्टरनेट ना मिल जाए, है ना, जब तक कि अल्टरनेट ना मिल जाए इसका। अगर इसको हमने पहले ही खत्म कर दिया, कुछ अल्टरनेट ही नहीं है, तो बैठे रहो। अगर मैं बोलूँ कि हमारा गाड़ी जो है पेट्रोल से ही चल रहा है, तो पेट्रोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन उसका ऑल्टरनेट बैटरी गाड़ी चल रही है या सनलाइट से गाड़ी भागेगा, तो ऑल्टरनेट मिलने तक तो उसको बचा के रखो। जब तक वो तुम्हारा टेक्नोलॉजी सनलाइट से नहीं चल जाए हमारा गाड़ी, तब तक तो बचा के रखो ना। अपने बच्चों के लिए बचा के रखो, भविष्य के लिए बचा के रखो। तो सस्टेनेबल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको जुडिशियस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही इस्तेमाल करना और कम इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। So it is crucial to use non-renewable resources carefully to ensure that they last until their sustainable alternative are found। Shift to renewable, non-renewable को renewable की इधर शिफ्ट करो। Transition to renewable resources energy, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास गाड़ी हमारा ऑयल से चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, तो वही गाड़ी सनलाइट से भागेगा, ठीक है। तो वो भागेगा तो वो ट्रांजिशन होना बहुत ज़रूरी है, तो शिफ्ट करना वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। For many purposes as possible as essential, तो shift to renewable। Then International Solar Alliance ISA, launched by India and France ISA was launched by India and France in 2015। This alliance of sunshine-rich countries focus on harnessing solar power, फिर channeling investment, sharing expertise and creating affordable financing। तो ये ISA जो है वो इंडिया फ्रांस ने बनाया है मिलके 2015 में अलायंस बनाया, ताकि एक दूसरे को मतलब अभी इन्वेस्टमेंट चैनलाइज कर सके, एक तो ऐसा है। और हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, कंट्री फोकस ऑन हार्नेसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज फोकस करे कि सोलर एनर्जी से पावर निकाल सके। शेयरिंग एक्सपर्टाइज, उनका जो एक्सपर्टीज़ है ये सब सोलर एनर्जी को लेके एक दूसरे को आदान प्रदान करें और अच्छा कुछ काम कर सके। देन बोधला सोलर पार्क, अ सिंबल ऑफ इंडियाज कमिटमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ट्रांजिशन। दिस इज इन राजस्थान, आई थिंक सो। ये जो सोलर पार्क है इंडिया का वो राजस्थान में।
और यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं ये चैप्टर के, वो भी देख लेते हैं, एंड देन वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन। what can you what can make that what can make what is today renewable resource and non-renewable resource tomorrow? Describe some actions that are prevent this from happening. अब क्या पूछा है? what can make what is today's renewable resource non-renewable tomorrow? आज renewable है, कल renewable नहीं बचेगा। देखो फॉरेस्ट का जो ट्रीज है वो आप लिमिट में काटोगे तो रिन्यूएबल है, बट पूरा फॉरेस्ट हटा दिया जाए तो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है? तो वही बताया गया है। सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ it is used faster than its regenerate. When it is used faster than its regenerate. For example, if the forests are cut down rapidly without allowing the time to regrowth, they may be permanent lost. परमानेंट चला जाएगा। उनके उगने के रेट से हम ज्यादा रेट से काटते चले जाएंगे तो फॉरेस्ट तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। Actions to prevent this include sustainable harvesting, restoration and afforestation. भैया रिस्टोरेशन करो या फिर फॉरेस्ट लगाओ आप खुद से, है ना? तो एफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, भैया उतना ही यूज करो जितना जरूरत है, रेगुलेटिंग लॉगिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, reducing ओवर फिनिशिंग एंड अलाउिंग फिश टू ब्रीड, नहीं तो फिश भी खत्म हो जाएगी, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एंड बायोमास वगैरह वगैरह। सो दीज आर द एक्शंस टू बी टेकन टू, ताकि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल ना बन जाए कल को, ठीक है? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व्स ह्यूमन। So 5 important ecosystem function that benefit humans are production of oxygen by trees, pollination, अब trees क्या है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है कि नहीं करता है? हाँ। then pollination मतलब क्रॉप्स, ये जो बीज एंड इंसेक्ट करते हैं तब क्रॉप में पैदावार आती है, आपको पता है। वाटर फिल्ट्रेशन बाय द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, then soil formation and protection by plant roots, उसके बाद में climate regulation through carbon shortage in forest and ocean. So these are the main 5 ecosystem function that serves human. So आपको ध्यान में रखना है। तो first one is production of oxygen by trees, then pollination, then water filtration by forest, then soil formation and protection by plants roots, then climate regulation through carbon shortage in the forest and ocean, ठीक है? अब ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो what is renewable resource, how they are different from non renewable ones, what can people do to ensure that renewable resource continue to be available for, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही सब देखा, ठीक है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ये सब हम लोग ने बहुत सारा कुछ देखा था। तो रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज जनरेट नेचुरली ओवर टाइम लाइक सनलाइट, wind and forest. Non-renewable resources such as coal, petroleum take millions of years for to form and cannot be replaced. And it can be once exhausted, it is exhausted total. ठीक है? अब to ensure renewability, use them sustainably, बराबर यूज करो उसको, उतना ही यूज करो जितना चाहिए। फिर उसके बाद में अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्रैक्टिस कंजर्वेशन, भैया बचाने की कोशिश करो उसको। उसके बाद में रेंस अवेयरनेस एंड इन्वॉल्व लोकल इन कम्युनिटीज़, तो इसका अवेयरनेस पढ़ाओ, फैलाओ, और जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको बताओ ये सब चीज़ें। उसके बाद में एग्जाम्पल इज व्हाट दैट प्रिजर्व वाटर बॉडीज एंड प्रिवेंट पोल्यूशन।
फॉरेस्ट रिसोर्सेस अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, भैया डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट काट के हटा दो पूरा, ऐसा वाला काम मत करो, ये अवॉइड करो फॉर, ठीक है, यही सब बताया गया इसमें। फोर्थ, identify cultural practice in your home and neighborhood that points to mindfulness in use of natural resources and neighborhood that points to mindfulness in use of natural resources. Some traditional and cultural practice that shows mindfulness includes using clay and pots of earthen lamps instead of plastic and synthetic items. So देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें का कि ये यूजिंग क्ले एंड पॉट्स ऑफ अर्थन लैम्प्स, दिया देखा रहेगा इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक और सिंथेटिक आइटम यूज़ करने से अच्छा है कि प्लास्टिक ये पॉट्स को और दिया वगैरह यूज़ करे विच इज़ मेड अप ऑफ क्लेस। ऑफरिंग वाटर टू प्लांट्स sacred trees like tulsi and people, using kitchen waste for compositing, then celebrating festival like Makar Sankranti and Pongal। इससे क्या होता है, इससे अवेयरनेस जाएगा ना। So which thanks nature for harvest, collecting and rushing rain water, जो रेन वाटर वेस्ट हो जाता है वो कलेक्ट करना, that is important। Identify, so these are the cultural practice we make by in Indian home, है ना, ये सब इंडियन पीपल अपना कल्चरल एक्टिविटी करते हैं ताकि हम नेचर को थैंक्स कर सके, है ना, दैट कि उसने इतना अच्छा हमको रिसोर्स दिया हुआ है। The last one is, बस लास्ट खत्म करते हैं and then we will wind up. What are some consideration to keep in mind in the production of goods for our current use? Answer: important consideration includes minimizing pollution during production. What are the some consideration to be kept in mind for production of goods? जब goods produce करोगे तो इन करंट यूज़ आपको क्या क्या दिमाग में रखनी है ताकि ये तो पहला तो ये है मिनिमाइजिंग पोल्यूशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सेकंड यूजिंग इको फ्रेंडली एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल, फिर ensuring efficient energy use, promoting local and sustainable production, then avoiding waste of raw materials, and then respecting the limits of nature resources and not harming ecosystem। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त, मतलब आपने हर एक क्वेश्चन को भी एक बार देख लिया है, समझ लिया है। होप कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर सको तो शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।